रोटेशनल डायनेमिक के बारे में थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गाइस अपने चैनल पे 2 से 3 बार हमने डिटेल लेक्चर्स रोटेशनल डायनेमिक का कंप्लीट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देना चाहता हूं। और साथ में गाइस वन शॉट लेक्चर भी मैंने कितने बार कंप्लीट किया हुआ है, वन शॉट रेगुलर भी कंप्लीट किया है, लाइव सेशन में लेके भी कंप्लीट किया है। ये सभी चीजें हमें किस तरह से फटाफट फटाफट पता चलता है और हम कैसे एनालाइज करते हैं गाइस। इतने साल हमारे ऑफलाइन क्लास को हो गया, ऑफलाइन क्लास के साथ ही पिछले कई सालों से यूट्यूब पे रहते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए हो गया। तो गाइस हम समझ पाते हैं कि बच्चों का रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों को क्या चाहिए अपनी स्टडी को फटाफट कंप्लीट करने के लिए गाइस। तो हम एक और चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, ये सीरीज गाइस स्पेशली हम आप सभी बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं फिजिक्स का। जिस तरह से राहुल सर ने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है कि बहुत कम टाइम में ये वीडियो देख के, केमिस्ट्री का वीडियो देख के, फिजिक्स का वीडियो देख के आप फटाफट चीजों को क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, किन चीजों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सभी चीजें आपके दिमाग में फटाक से बैठ जाएगा ये वीडियो देख के गाइस। और इसीलिए फिजिक्स का भी मैं ये लॉन्च करने जा रहा हूं ट्रिक वीडियोस गाइस, जिससे आपका जो रिवीजन है बहुत कम टाइम में फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। बट गाइस आपको ये पता है कि आपके राहुल सर एंड प्रदीप सर बहुत सारे जगहों में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए गाइस एनर्जी ही नहीं बचता। तो एनर्जी ड्रिंक गाइस बस आप हो, अगर आप चाहोगे तो ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी। और गाइस मैं देखता हूं केमिस्ट्री पे जाके देखो इतने व्यूज है, इतने ज्यादा व्यूज है, पर बच्चों को वो जो ऊपर वाला 2 बटन होता है ना, सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबाने में पता नहीं क्या होता है गाइस, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो चीजें बस आप करोगे तो हमारे अंदर और जोश और रिएक्शन, जो चीजें हम डिले करेंगे वो डिले बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका ये प्यार देके ना अंदर खुद जोश आ जाता है और काम करने का और मजा आता है गाइस। तो गाइस आपके लिए ही ये चीजें हम लोग लेके आते हैं, बट मैं चाहूंगा कि एनर्जी ड्रिंक कंटिन्यू प्रोवाइड करते जाओ। तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक में 1000 रखता हूं, ओके 1000 टारगेट लाइक एंड 65,000 सब्सक्राइबर का टारगेट। अगर ये दोनों चीजें पूरी होती है तो गाइस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो बहुत सिंपल सा चैप्टर है उसका भी हम शॉर्ट ट्रिक वीडियोस लाएंगे, जिससे बहुत कम टाइम में पूरे के पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर पाओगे गाइस। मैं बताना चाहूंगा इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं पर 72% एनालिटिकल पे हमें सब कुछ दिखता है गाइस, 72% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। गाइस प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे अंदर, और आपको पता है अगर आपका रिएक्शन हमें मिलेगा तो काम करना, हम आपके लिए 17 से 18 घंटे भी काम कर सकते हैं। इस तरह के प्रदीप सर और राहुल सर है। तो गाइस आज फोड़ दो एंड तोड़ दो, हर जगह फैला दो कि भाई प्रदीप सर और राहुल सर ने हमारे लिए ये चीजें स्टार्ट की है, तो अब हमें तो अपना प्यार बरसाना है गाइस। मैं बोल रहा हूँ आपके राहुल सर ऐसे, अगर उनको आप प्यार देना स्टार्ट करोगे गाइस, मैथ का भी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस आ जाएगा, बायो का भी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस आएगा, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा। इस समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं प्यार बरसाते रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक। और जो मैंने टारगेट दिया सो फोकस करना, क्योंकि वो मैं वेट करूंगा आप लोगों के मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के लिए। तो रोटेशनल डायनामिक, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में जनरली गाइस आपको पता है कोई भी पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर चक्कर काट रहा तो हम बोलते हैं उसको सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म की बात करें तो सेम, हम स्कूल के टाइम सब लोग सेम यूनिफॉर्म रहता था, मतलब विद कांस्टेंट स्पीड से, अगर सेम कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई पार्टिकल चक्कर काट रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद गाइस ये चीजें भी आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना चाहिए गाइस। फॉर्मूले तो याद रखना चाहिए, उसके पहले साइन भी याद रखना चाहिए। ये होता है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी, ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, और ये होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो गाइस ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। इसके साथ ही गाइस ये कुछ फॉर्मूले जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कोई रिलेशन पूछे तो बस मल्टीप्लाई बाय रेडियस वेक्टर कर दो। अगर कोई आपसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछे तो भाई बस मल्टीप्लाई रेडियस वेक्टर कर दो। अगर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कोई पूछे तो भाई बस बोल दो रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो। देखो तीनों के तीनों फॉर्मूले बन के आपके सामने, यही चीज है। इसके बाद गाइस टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो बस इतना आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा टाइम पीरियड के लिए। v इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r अपॉन टी, मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना बॉडी डिस्प्लेस होता है जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था 2 पाई r अपॉन टी। बट गाइस अपने को क्या चाहिए, अपने को टाइम पीरियड चाहिए ना, तो ये t को ऊपर ले लो, ये जो t है ऊपर ले लो,
एंड v को नीचे ले लो। अभी मैंने बताया, अभी हमने देखा v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है ना, तो बस इसके जगह पे क्या रख दो 2 पाई r, और v के जगह पे क्या रखोगे ओमेगा r, तो ये r गया कैंसल, तो t इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, इस तरह से आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। अगर कोई आपको बोले कि भाई फ्रीक्वेंसी बता दो, तो बस इसको उल्टा कर दो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी भी गाइस हो गया। एक तरह से हम और फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, अगर सीटी एग्जाम आप दे रहे होगे तो आपने सब चीजों को स्प्लिट कर लिया होगा। तो गाइस एन ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड का, तो डायरेक्ट हम आप 1/t लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे हमें ओमेगा मिल गया, और बस ऊपर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, हो गया गाइस। ओके, ये सभी चीजें। अब गाइस नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड अलोंग कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, जो नॉर्मल रोड रहता है उस पे जब टर्न लेना रहता है तो उससे रिलेटेड एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है। तो भाई बस इतना ही याद रखने का, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में होता है, रोड और टायर के बीच में होता है। बट अभी तो हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं गाइस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv² अपॉन r, एंड हमारा जो स्टैटिक, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या आता है, म्यू mg, दोनों साइड से mm कैंसल। हमें फाइंड क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, मतलब v फाइंड करना है ना। तो गाइस जो बाकी चीजें उसको हटा दो, ये r मल्टीप्लाई में, इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, जैसे ही सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जैसे ही डिवाइड से यहां गया तो म्यू आर जी हो गया, स्क्वायर उस साइड गया तो रूट हो गया, तो v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो बस ये याद रखो, बाकी सभी चीजें टारगेट रखने का v, इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन गाइस हमें जो रहता है वो बैंक रोड का रहता है। बैंक रोड से रिलेटेड एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है हमारा मैक्सिमम स्पीड अलोंग बैंक रोड, मतलब बैंक रोड पे हम व्हीकल की कितनी स्पीड को मैक्सिमम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये होता है। दूसरा मोस्ट सेफ्टी स्पीड, एक क्वेश्चन वो भी आता है। और तीसरा हमारा सबसे प्यारा एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब थीटा। बट गाइस कैसे याद रखने का, देखो गाइस ये वो जो डायग्राम है उसको छोड़ के बस इस तरह से, ये पहला वाला ये जो मैंने लिखा है इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। और इक्वेशन बना के बाकी जो चीजें बताऊंगा वो सब बस आपने कर लिया, आपका काम बल्ले बल्ले। देखो कैसे, पहला वाला ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो n cos थीटा इक्वल टू किसको बैलेंस कर रहा है, mg प्लस f sin थीटा। अब गाइस इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊं, क्यों लेके आ जाऊंगा वो आपको पता चल जाएगा अभी। अब ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा f sin थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसको देख के हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब दूसरा गाइस, दूसरा ये देखो ये, और जो हॉरिजॉन्टल में लाइन होता है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो गाइस ये दोनों कंपोनेंट हमें क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिख लेते हैं mv² अपॉन r इक्वल टू दोनों कंपोनेंट क्या, f cos थीटा प्लस ये दो कंपोनेंट है ना, प्लस n sin थीटा इक्वल टू सेकंड। अब गाइस बस क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो यहां देख लो फटाफट, अब दिखाता हूं। देखो हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ये जो इक्वेशन था यही इक्वेशन, ये देखो ये इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे। ये देखो डिवाइड किया तो m क्या हो गया, कैंसल। अब इसके अंदर जो f दिखाई दे रहा है, देखो ये f जो दिखाई दे रहा है, इस f के जगह पे हमने क्या लिया, म्यू एन ले लिया। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, हो सकता है थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा, बट आप समझ जाओगे आपने अगर देखा होगा तो गाइस देखो हमने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो m कैंसिल हो गया, v² और नीचे वाला g ऊपर चला गया तो v² अपॉन rg हो गया, तो n sin थीटा। अब गाइस ये जो f है फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके जगह पर उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू एन। तो सब में से यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, सब में से n बाहर आ गया, n क्या हो गया, कैंसिल। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना v है ना, हमें निकालना v है। तो v के साथ जो जो चीजें r है, g है, स्क्वायर, इसको हटाना पड़ेगा। तो rg डिवाइड में है, rg डिवाइड में है, इक्वल की साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और साथ में गाइस देखो ये जो हमारा साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा, ऊपर और नीचे हमें कॉस थीटा से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो यहां भी कॉस थीटा से, यहां भी कॉस थीटा से, यहां भी कॉस थीटा से, यहां भी देखो किया है, ये देखो। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉस थीटा गए हो तो हमारा बस म्यू बचा, कॉस थीटा गया तो बस 1 बचा, ये है माइनस। और साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाए, टेन थीटा। पर हमें क्या चाहिए, अरे सर हमें तो v चाहिए, तो ये rg को हटाना पड़ेगा, rg डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो
मल्टीप्लाई में हो गया। अभी भी देखो मैक्सिमम स्पीड इसलिए वी मैक्स मैंने लिख दिया, तो स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट आर जी और ब्रैकेट में आ गया। तो गाइस देखो वी मैक्स आ गया। अब मुझे मोस्ट सेफ्टी स्पीड अगर फाइंड करना तो बस याद रखो मोस्ट सेफ्टी स्पीड के अंदर जो हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये जीरो होता है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो ये भी जीरो का, बस ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये देखो अंडर रूट, देखो ये देखो जीरो जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, तो आर जी टेन थीटा। ओके बस हो गया। अब गाइस अगला जो हमें फाइंड करना है वो है हमारा वो, अरे एक चीज और रह गया जो मेन है भाई, ये देखो। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना था, मैं थोड़ा और छोटा कर दूं। ओके हमें और क्या फाइंड करना, हमें एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना। तो गाइस ये जो मिला है ना, इसी का रूट इस साइड ले लिया तो स्क्वायर हो गया, और इस साइड फिर क्या बचेगा आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। और हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना, तो ये सभी को हटाना पड़ेगा। तो पहले आर जी मल्टीप्लाई में था, इक्वल के साइड आगे डिवाइड, अभी भी टेन थीटा है, हमें तो बस थीटा चाहिए, तो टेन इस साइड भी आ गया तो टेन इनवर्स हो गया, तो टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। इस तरह से गाइस इसके अंदर हम टोटल 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला गाइस ध्यान से देखना, ये हमारा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम फिर से गाइस ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है इसको याद रखना, और इसको देख के हम क्या बना सकते हैं इक्वेशन। कोनिकल पेंडुलम के अंदर हमें क्या क्या फाइंड करना था, कोनिकल पेंडुलम के अंदर गाइस हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना रहेगा। ओके फिर इसका टाइम पीरियड फाइंड करना रहेगा, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब हमें क्या फाइंड करना रहेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना रहेगा। तो ये 3 चीजें फाइंड करनी है। तो गाइस ये दोनों को हम एक दूसरे से बैलेंस कर देते हैं। देखो एम जी इक्वल टू ओके टी कॉस थीटा, ये पहला बन गया। और गाइस प्रदीप सर ने अभी बोला था जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। गाइस ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला है, डिटेल लेक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स। पर मैंने यहाँ ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, इसी को कन्वर्ट करके बनाया गया। इसी को v के जगह पे आप रखोगे, v के जगह पे आर ओमेगा रखोगे तो इसकी तरह बन जाएगा। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखो v के जगह पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये आर गया कैंसल, क्या बचा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये देखो बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना फॉर्मूला। पर सर ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया, अरे मेरे दोस्त मुझे ओमेगा चाहिए। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता तो मुझे लीनियर वेलोसिटी मिलता, पर मुझे क्या चाहिए था एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए मैंने ये कंपोनेंट के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा हुआ, बट सेंट्रीपिटल फोर्स में ये वाला फॉर्मूला कन्वर्ट करके लिखा। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा टी साइन थीटा। बस ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट से क्या करो, डिवाइड करो। ये देखो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो एम क्या हो गया कैंसिल, यहाँ टी क्या हो गया कैंसिल। अब गाइस हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, मतलब ओमेगा चाहिए। तो हमें एक एक करके सबको हटाना पड़ेगा। पहले जी ऊपर गया, ये देखो गया, आर नीचे आ गया, जी ऊपर गया और आर नीचे गया, देखो जी ऊपर गया आर नीचे आ गया। फिर गाइस स्क्वायर था, स्क्वायर इस साइड आ गया तो रूट हो गया। बट गाइस इसके अंदर याद रखना कि हम इस इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है इधर आर दिखाई दे रहा है ना, ये आर, तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो गाइस ये जो वायर का है ये लेंथ, ओके ये वायर का लेंथ, और जहां वो सर्कल बना रहा है उसका ये रेडियस, ओके। और ये वाला अब एक तरह से ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो और ट्राइंगल के सामने जो रहता है वो हाइपोटेनस होता है, तो इसीलिए हम यहाँ साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा यूज करके इस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपोजिट अपॉन, देखो क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है आर और हाइपोटेनस क्या एल। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आर की वैल्यू हमें मिल गई, तो आर मिल गया एल साइन थीटा। एल साइन थीटा को हमने यहाँ रख दिया, देखो रख दिया एल साइन थीटा, और साइन थीटा कैंसिल, जी अपॉन एल कॉस थीटा आ गया। अब गाइस टी का हमें तो क्या चाहिए, ओमेगा तो मिल गया, पर हमें टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी प्रदीप सर ने बताया था 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा गाइस, ओमेगा की जगह बस ये रख दो, बस हम ओमेगा नीचे इसलिए उल्टा रखना पड़ेगा। देखो उल्टा, एल कॉस थीटा ऊपर चला गया और जी नीचे हो गया। अब गाइस इसी अगर इक्वेशन को, अब टाइम पीरियड मिल गया, अब क्या फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो भाई साहब पूरे इक्वेशन को उल्टा कर दो, 2 पाई उल्टा हो गया 1/2 पाई, और ये जी ऊपर चला गया और एल कॉस थीटा नीचे आ गया। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। तो गाइस एक झटके में हमने कर दिया। कुछ चीजें बस आपको याद रखना है। अब व्हाट वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो सर्कल इस तरह से बनता है, ऐसा बनता है। देखो इसके अंदर ना हमें सबसे पहले एक इक्वेशन बनाना और कुछ चीजें हमें याद रखनी है।
क्या याद रखना है वो हम पहले बता देना चाहता हूं आप लोगों को। कुछ पॉइंट पहले से आपको याद रखना है। अब याद रखो, ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। एक चीज याद रखो, इस जगह पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो गाइस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पर यहाँ हाइट है क्या, ये इनिशियल पॉइंट है, हाइट ही नहीं है, इसीलिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। बी पॉइंट पे हमारा टेंशन 0 होने वाला है, टेंशन एट बी पॉइंट विच इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि गाइस देखो यहाँ वेट भी नीचे की तरफ होगा और जो टेंशन भी नीचे की तरफ होगा और दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो भाई टेंशन वहां कहां होना है, टेंशन कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से भी मेरे कोई खींच रहा है, यहां से भी कोई खींच रहा है, तो मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा टेंशन आता है। पर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो टेंशन कहां से आएगा, इसलिए बी पॉइंट पे वेट भी नीचे की तरफ होता है, स्ट्रिंग का जो सेंट्रीपिटल, जो हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो भी नीचे की तरफ होता है, इसीलिए यहाँ टेंशन नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको याद रखना है। अब सबसे पहले आ जाता है इस पे, देखो इसी डायग्राम को देख के हम पहला इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो हमने क्या किया है, ये देखो ये अंदर की तरफ टेंशन और वेट नीचे की तरफ। अब हमने क्या किया, वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया वेट को, एक ऐसा एक ऐसा। ये है हमारा mg cos थीटा और ये हमारा mg sin थीटा। तो गाइज ये जो वर्टिकल है इससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे, mg cos थीटा। तो mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट में है, एक दूसरे टेंशन और mg cos थीटा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, और यही लेके हमें क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण जो बॉडी है वो क्या परफॉर्म करी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसा वाला सर्कुलर मोशन। इसलिए गाइस यहाँ माइनस दिया है। ये इक्वेशन आपके बहुत काम आएगा। अब गाइस क्या करेंगे, माइनस mg cos थीटा को उस साइड लेंगे, प्लस हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बी पॉइंट पे हमारी v की वैल्यू क्या है वो हम फाइंड करेंगे बी पॉइंट पे। इस केस के अंदर हमें ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, मतलब ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या स्पीड होता है वो हमें फाइंड करना रहता है। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट का फाइंड करेंगे। तो देखो गाइस इसीलिए मैंने यहाँ टी ऑफ बी लिख दिया, वी के जगह वी लिख दिया। अब गाइस बॉडी देखो, बॉडी यहां से यहां जा रही है, तो ये कितना एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। कितना एंगल, बॉडी कहां से कहां, ए टू बी जा रही है और हम बी पॉइंट का फाइंड कर रहे हैं। तो जो बॉडी यहां से यहां जा रही है तो कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री। तो इसलिए मैंने कॉस के जगह, थीटा के जगह 180 डिग्री लिखा हुआ है। अब गाइस देखो कॉस 180 डिग्री के तो कितना होता है, माइनस होता है। अब प्लस माइनस माइनस हो गया। अब और चीजें अगर आप देखोगे तो आपका काम हो गया। मैंने बताया था, प्रदीप सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि टेंशन एट पॉइंट बी क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ 0 लिख दिया। अब माइनस mg इस साइड आ गया और दोनों साइड से mm गए कैंसल। अब g देखो, g पर अपने को क्या फाइंड करना है, अरे सर अपने को तो v फाइंड करना था, स्पीड एट पॉइंट बी, बी पे कितना स्पीड होता है, तो भाई mm कैंसल। अब अपने पास ये बचा है, बस r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बचेगा v स्क्वायर ऑफ b, और स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो v ऑफ b इक्वल टू अंडर रूट rg हो गया, निकल गया। अब गाइस ये निकल गया ना। अब ए और सी पॉइंट का तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सिंपल है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, एनर्जी जितना ए पॉइंट पे होता है उतना ही बी पॉइंट पे होता है, बस एनर्जी का मोड चेंज होता है। जहां काइनेटिक बढ़ेगा पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम हो जाएगा। बट टोटल अगर एनर्जी को प्लस करेंगे ए और बी पे तो टोटल एनर्जी सेम होता है, बस मतलब काइनेटिक जहां बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल जहां बढ़ेगा तो काइनेटिक कम हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे गाइस ए पॉइंट का। इसीलिए देखो हम रिलेशन किसके किसके बीच का फाइंड करेंगे, ए का। फिर से हम लोग ए पॉइंट का फाइंड करना है। तो गाइस ये देखो हमने कहा ए से बी, ए पॉइंट का फाइंड करना है, तो ये हमारा बी ए। तो गाइस हम इनके बीच में क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। देखो और हमें ए पॉइंट करेंगे क्योंकि हमें बी पॉइंट, आप सर बी से क्यों कनेक्ट कर रहे हो, अरे भाई बी की वैल्यू मिली है ना तो बी अपना हेल्प हो जाएगा, समझ में हेल्प हो जाएगा, इसलिए हमने ए और बी का रिलेशन लिया हुआ है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट, दोनों इक्वल लिखा, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, तो ये देखो 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv स्क्वायर ऑफ ए। पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, देखो अब इधर वाला बी पॉइंट है। अब देखो ध्यान दो, ये देखो यहां से बॉडी यहां जा रही है, यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। अब ये हाइट तो है, पोटेंशियल एनर्जी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो गाइस ये टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट देखो
रेडियस इतना आर होता है और इतना आर होता है, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा आर प्लस आर 2r। तो इस h के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2mgr। तो h के जगह पे क्या आ गया 2r, h के जगह 2r किसके लिए बी पॉइंट के लिए। तो इसलिए देखो ध्यान दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, पर h के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही 1/2 mv² ऑफ b। ये हमने इसके साथ इसका रिलेशन इसलिए बनाया क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी जो हमें हेल्प करेगा। अब गाइस हम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, इधर बस बचा है ये देखो इधर है हमारा 2mgr, ओके 1/2। अब देखो इस v² ऑफ b, v² ऑफ b, देखो v ऑफ b की वैल्यू चाहिए पर यहाँ स्क्वायर है इसलिए रूट कैंसिल हो गया और rg, तो हमने यहाँ rg लगा दिया। ये देखो m पहले से ही था और v ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई rg। अब देखो गाइस 2mgr और mrg, तो ये क्या करेगा क्रॉस, ये भी mgr है, ये भी mgr है, mgr, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 4 1 5, तो 5/2। अब गाइस दोनों साइड से 2 कैंसल, कैंसल, क्या आ गया v ऑफ a स्क्वायर उस साइड गया तो √5gr हो गया। ओके एकदम सिंपल सा गाइस। अब इसके बाद अगला जो फाइंड करना है हमें सी पॉइंट का फाइंड करना है। अब सी पॉइंट का फाइंड करना तो फिर से गाइस एक पॉइंट हमें खुद से लेना पड़ेगा, ये सी पॉइंट का फाइंड करना है तो हम इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे ए टू सी, क्योंकि ए का भी अपने पास मिल चुका है, इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, जिसका फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट। ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये बस v ऑफ a लिखना है यहाँ a, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी a की बात कर रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे यहाँ ध्यान दो, हाइट देखो कितना होता है, फॉर्मूला क्या था mgh पोटेंशियल एनर्जी का, बट सी पॉइंट की बात करें तो कितना हाइट होगा, ये देखो ये r है तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा mgr। ओके mgr समझ में आया, इसलिए देखो mgr आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², यही फॉर्मूला होता है, बस सी के जगह यहाँ v के जगह पे c लगा देना। अब गाइस देखो v ऑफ a की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिला है, ये देखो v ऑफ a की वैल्यू कितना √5gr होता है ना, बस हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये देखो v ऑफ a के जगह पे √5gr, 5gr। बोलोगे अंडर रूट किधर गया भाई, स्क्वायर था इसलिए रूट कैंसिल हो गया, रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो √5gr ये था v ऑफ a की वैल्यू, बट गाइस यहाँ स्क्वायर था इसलिए रूट कैंसिल हो गया और बचा 5gr और m पहले से हो गया। अब देखो इस यहाँ भी mgr है, ये इस साइड आ जाएगा। अब 2 में से देखो ये 2 इधर रखेंगे, 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3/2 mgr। अब दोनों साइड से ये देखो दोनों साइड से कैंसल, 2 कैंसल, इधर क्या बचा 3gr और v² ऑफ c। अब स्क्वायर को इक्वल किस साइड लेके जाओ तो रूट हो जाएगा √3gr हो गया। अब गाइस देखो, अब टेंशन डिफरेंस तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। टेंशन डिफरेंस बोला ए और बी का टेंशन डिफरेंस, किसी कंपोनेंट की बात नहीं किया। तो अगर मैं बात करूं, देखो गाइस इस ए पॉइंट की बात करूं तो इसमें देखो वेट नीचे की तरफ है और जो हमारा टेंशन है ऊपर की तरफ, इसलिए जो पहला रिलेशन बन गया वो ऐसा हो गया, देखो ऐसा, और ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये देखो दूसरा वाला इक्वेशन, ये वाला दूसरा वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा टी ऑफ बी, दोनों सेम डायरेक्शन, वेट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में और ये दोनों मिलके हमें क्या दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके हो गया। अब गाइस क्या करना है, हमें क्या चाहिए, ये क्वेश्चन में हमें टेंशन डिफरेंस आता है, टेंशन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। तो हमें दोनों के बीच में टेंशन डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे गाइस, हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे। तो हमें पहले एक और चीज करना पड़ेगा, हमें टी ऑफ ए टी ऑफ बी अकेले फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हो, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर दूं, आपको दिखेगा। और ये देखो गाइस, ये देखो नीचे ए के जगह पे वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, फिर हमने -mg उस साइड ले लिया क्योंकि मुझे अरेंज करना है। क्यों अरेंज करना है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। फिर बी पॉइंट पे देखो टेंशन और वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में था इसलिए प्लस हो गया, पर mg को मैं उस साइड ले रहा हूं तो मुझे एक इक्वेशन ये मिल गया, टी ऑफ ए का इक्वेशन मिल गया और एक टी ऑफ बी का इक्वेशन मिल गया। अब दोनों को मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस ये था, टेंशन ए को टेंशन बी से माइनस, देखो माइनस कर दिया। अगर मैंने इस साइड माइनस किया तो ये वाला पार्ट भी मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब माइनस करते ही गाइस आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा ये देखो m v² ऑफ ए आर mg है,
यहाँ वी स्क्वायर ऑफ बी अपॉन आर एम जी है। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट को मैं एक साथ ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, देखो मैंने एक साथ ले लिया ना, एक साथ। अब गाइस 1 mg कितना हो गया 2 mg। ओके, अब गाइस m बाय आर, इसमें भी m बाय आर, इसमें भी m बाय आर, दोनों में से m बाय आर कॉमन आ गया, वी स्क्वायर ऑफ ए वी स्क्वायर ऑफ बी ये मिल गया, और यहाँ प्लस 2 mg। अब मैं क्या करूंगा, इसका ये जो हमें दिखाई दे रहा है देखो, ये इसका हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करें, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली ना यार, तो अपना काम हो गया। इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसका, वी ऑफ ए और वी ऑफ बी का फाइंड करना था ना। बस गाइस क्या लगाना, देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी बी आपको याद होगा, बी मैंने बताया यहाँ से यहाँ mgh होता है, h के जगह पे कितना लिखते हैं 2r, ये देखो h के जगह पे 2r, तो 2 mgh होता है, पर 2h के जगह पे 2r लिखा। अब गाइस 1/2 mv स्क्वायर, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, ये अब गाइस मैं क्या करूँ, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भाई, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले पार्ट को इस साइड लेके आऊंगा, ये जो प्लस में ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो ये देखो माइनस हो गया, और इक्वल टू में क्या बचा है हमारा 2 mg। ये मैं अब इसको रफ कर दूं जिससे आपको दिखे थोड़ा, इसको रफ कर दूं फटक से। चलो भाई गए, वो देखो। अब गाइस अब दोनों में से देखो 1/2 m कॉमन हो गया, ये देखो 1/2 कॉमन हो गया। अब गाइस 1/2 m कॉमन, तो यहाँ से mm कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1/2 बचा, बस 1/2, तो 2 कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो 2 2 4 हो गया, तो 2gr बचा, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई तो कितना बचा 4gr, ये देखो 4gr। तो हमें वी स्क्वायर ऑफ ए माइनस वी स्क्वायर ऑफ बी की वैल्यू कितनी हमें मिल गई 4gr। बस अब इधर 4gr रखो, ये देखो 4gr रखा, इधर r था ना नीचे, तो r कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचा 4 mg, और 4 mg प्लस 2 mg कितना होगा 6 mg। ओके, कहाँ गया भाई, 4 mg, ये देखो 6 mg कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर लिखा होगा, ये देखो, अच्छा ऊपर, ये देखो 6 mg हो गया गाइस। बस इधर ही याद रखने का कि ये वाला रिलेशन, ये जो रिलेशन मैंने बताया कि ए पॉइंट पे दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं, बी पॉइंट में सेम डायरेक्शन में रहते हैं, फिर मैं टेंशन ए की तरह फॉर्मूले को चेंज कर लूंगा, तो इस साइड कर लूंगा, टेंशन बी की तरह चेंज कर लूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, और दोनों को जैसे ही माइनस करूंगा भाई अपना काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक चीज याद रखना, देखो बीच में माइनस है, इसलिए बी वाला साइन चेंज हो गया, देखो बी वाला माइनस था, यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, याद रखो। समझ में आ रहा है, ये बातें दिमाग में रखना। सॉरी पहले हमारा माइनस था, ये देखो प्लस, फिर इसके बाद ये देखो ये प्लस, तो प्लस 1 mg 2 mg हो गया, और ये देखो ये दोनों माइनस में। तो गाइस ये चीजें, अब चलते आगे। अब गाइस ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पे एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होता है, तो बहुत सिंपल है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल। टोटल एनर्जी किससे किससे बनता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ फॉर्मूला रखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रखो, और दोनों को सॉल्व करोगे आपका काम हो जाएगा। वी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, वी ऑफ ए आपको पता है गाइस कितना होता है 5gr होता है, √5gr होता है, पर रूट कैंसिल क्यों हो जाए, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 5gr। देखो हमें क्या ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे सी पॉइंट पे हर जगह एनर्जी सेम होता है, ये प्रूफ करना है, इसलिए मैंने ए पॉइंट का टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 0 होता है ना, तो इसलिए mgh की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ 5/2 mgr हो गया। बी पॉइंट पे देखते हैं फिर से, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था गाइस, अभी बताया 1/2 mv स्क्वायर ऑफ बी, एंड पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट मतलब ऊपर, ये देखो ऊपर वाला, तो h के जगह पे क्या आ जाएगा, ये देखो 1/2 m, और v ऑफ b की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, b पॉइंट v ऑफ b की वैल्यू कितनी होती है, ओके बी पॉइंट पे v ऑफ b की वैल्यू कितनी rg होता है, इसलिए ये स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल, यहाँ आ गया rg, और h के जगह b पॉइंट पे ये mgh, h का क्या था 2r रहता है, इसलिए हमने यहाँ 2r ले लिया। अब 2 2 4 प्लस 1 5 हो गया, 5/2 mgr हो गया। तो ये अब गाइस सी पॉइंट पे सेम टू सेम वैसा ही, काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट, बस उसका फॉर्मूला रखो, बी ऑफ सी का पॉइंट रखो, वी ऑफ सी कितना होता है 3gr होता है, और h कितना होता है सी पॉइंट पे, ये देखो h सी पॉइंट पे अभी बताया ओनली r होता है, तो h की जगह पे r हो जाएगा। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 3 8 2 5 हो जाएगा, देखो 5/2 mgr। तो इससे हमें पता चलेगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट, टोटल एनर्जी सी पॉइंट, सब जगह क्या होता है सेम होता है। ओके,
अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मेरे दोस्तों बस ये फॉर्मूला याद रखो, mr²। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब गाइस आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी, तीन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये तीन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों को समझाने के लिए एक झटके में हम समझा देते हैं। चलो ये देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी का आया तो आपको ये याद होना चाहिए, इसे 1/2 mv²। v कितना होता है, r² ω², ये होता है, सही बात है, आपको पता है v की वैल्यू कितनी होती है, r² ω²। ये बस याद हो गया ना, आपका काम हो गया। ओके देखो, दिखा देना चाहता हूं आपको, ये देखो काइनेटिक एनर्जी, बस पहले पार्टिकल की बात हो तो यहाँ हर जगह 1 लगा देना। बस याद रखना जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है वो सेम होता है, तो वहां 1 मत लगाना। अगर सेकंड पार्टिकल की बात करें तो यहाँ क्या जाए, 1/2 m2 r2² ω²। थर्ड पार्टिकल की बात करें m3 r3² ω²। एन पार्टिकल की बात करें तो k ऑफ n, और हर जगह nn आ जाएगा। ये देखो, देख लो, ये देखो, पहले पार्टिकल के लिए, देन सेकंड पार्टिकल के लिए, फिर एन पार्टिकल के लिए, फिर पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल और nth पार्टिकल, सबको प्लस कर लिया। सब में से 1/2 और ओमेगा कॉमन आ गया। देखो 1/2 ω² कॉमन आ गया, ω² कॉमन आ गया। अब गाइस ये हमारा क्या दिया, देखो अभी प्रदीप सर ने बताया था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, mr² होता है। ये देखो ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ना, इसलिए इसके जगह पे आई आ गया, तो फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का। ओके, बस ये याद रखने का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो L = P/R, ये हमें एंगुलर मोमेंटम का मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो मैं यहां भी बता देता हूं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है, P/R। ये हमारा लीनियर मोमेंटम था जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अभी एंगुलर मोमेंटम, जो बॉडी रोटेट हो रहा है उसके ऊपर जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर बोलते हैं, इट इज यूनाइटेड बाय L। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mv/r। v का एक और फॉर्मूला अभी हमें पता है, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा लिख सकते हैं, ये हो गया r। अभी प्रदीप सर ने आपको बताया पहले पार्टिकल के लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो ये m1 हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, क्योंकि r है तो r1 का स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए ओमेगा की जगह 1 2 नहीं लिखना। अब सेकंड पार्टिकल के लिए बस 2 ले लो हर जगह, n पार्टिकल के लिए nn मतलब L ऑफ n ले लो, हो गया। अब भाई सबको प्लस कर दो, ये देखो सेकंड पार्टिकल के लिए अब सबको प्लस कर दो। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन, सब में से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये सब में से कॉमन ओमेगा ही दिख रहा है ना, बाकी थोड़ी कॉमन है, m1 m2 m3 r1 r2 r ऑफ n, ये अलग है, बस ओमेगा कॉमन है, इसलिए इसमें से ओमेगा बाहर आ गया। ओमेगा बाहर आके ये वाला जो पार्ट हो गया वो किसका हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हमारा रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो भाई ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू r ऑफ f। देखो टॉर्क इक्वल टू r ऑफ f। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, r अल्फा। अभी मैंने बताया था, अभी अपना हुआ था। ओके, जब भी एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाए तो ऐसा होता है, अभी मैंने बताया था। तो हमने इतने चेंजेस कर दिए। अब देखो पहले पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, पहले पार्टिकल का टॉर्क की बात करूं, टॉर्क 1 r1 का स्क्वायर m1 और अल्फा पूरे बॉडी का सेम होता है। ओके, जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है। दूसरे पार्टिकल का देख लो क्या हो जाएगा, r2² m2² अल्फा। एन पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ये देखो, बस सब में से कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, अल्फा। ये देखो, देख लो, ये देखो सब बाहर आ गया। और m1 r1² m2 r², ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो गया रोटेटिंग बॉडी का, खत्म, पैसा हजम। अब गाइस एक डेरिवेशन आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी का, तो याद रखो रोटेटिंग डिस्क का आता है, डिस्क आपको पता ही है, इस तरह से पूरा भरा हुआ रहता है, ऐसा डिस्क आता है। तो डिस्क का निकालने के पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालने के पहले हमें उसको रिंग में भी कंसीडर करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन सरफेस डेंसिटी। ओके, सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन एरिया, किसका, डिस्क का। पर मैंने बोला अगर डिस्क का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले डिस्क का नहीं निकालना रहता, पहले किसका निकालना रहता है, रिंग का निकालना रहता है।
इसीलिए देखो हमने फिर से अब रिंग का लिखा सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग, तो डेंसिटी सरफेस डेंसिटी फॉर्मूला, सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन एरिया। तो रिंग का फाइंड कर रहा हूं, डिस्क का, रिंग एक छोटा सा पार्टिकल होता है इसलिए यहां डीएम लिखा है, और रिंग का एरिया, एक रिंग का एरिया निकालने के लिए ये एक रिंग का ये देखो ये वाला एरिया निकालना है। तो एक सर्कल के सरकमफेरेंस की तरह दिख रहा है, सरकमफेरेंस को जब इसके विड्थ, कितना विड्थ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिंग का एरिया मिल जाएगा। तो भाई डिस्क का निकालने के लिए सबसे पहले हम रिंग का हेल्प लेंगे, तो मास अपॉन एरिया, तो मास डीएम, एरिया क्या था 2 पाई आर, जब सरकमफेरेंस को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा एरिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखो हो गया मल्टीप्लाई, तो हमें डीएम की वैल्यू मिल गई। अब डीएम क्यों लिया है गाइस, देखो गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, हमें मोमेंटम इनर्शिया फाइंड करना है ना, तो ये फॉर्मूला होता है, पर हम रिंग का फाइंड कर रहे हैं, हम डिस्क का पहले नहीं फाइंड कर रहे, हम रिंग का फाइंड कर रहे हैं। रिंग मतलब डिस्क का एक छोटा सा पार्टिकल, इसलिए हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये देखो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और साथ में डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन भी अप्लाई करेंगे। तो जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद वापस निकालेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट किसका, डिस्क का, समझ में आया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। अब देखो डीएम की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, ये देखो डीएम की वैल्यू ऑलरेडी, ये इसीलिए तो निकाला है हमने, ये देखो रिंग का, फिर कंप्लीट बॉडी का आ गया। तो डीएम के जगह पे क्या आ जाएगा, डीएम की जगह देखो सिग्मा 2 पाई आर डी आर, सिग्मा कांस्टेंट होता है, 2 पाई कांस्टेंट होता है, तो बाहर आ गया। और देखो लिमिट अप्लाई किया हमने, कहां से कहां तक फाइंड करना है, तो भाई 0 से लेकर जहां तक डिस्क का रेडियस है, डिस्क का रेडियस जहां तक है, तो डिस्क का कंप्लीट रेडियस को हम क्या लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिमिट भी अप्लाई किया 0 टू आर। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर, और ये आर तो हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। अब आर क्यूब में इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, जो भी पावर में दिया उसमें +1 कर दो और उसी नंबर को उससे डिवाइड कर दो। तो देखो ये 3 था तो पावर में 1 प्लस किया तो 4 गया, और इसी पावर को नीचे से डिवाइड कर देने का, तो हो गया। और साथ में लिमिट भी अप्लाई कर दिया। अब लिमिट किस तरह से करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आर है तो इसके जगह पे हमने आर लिखा, देखो r/4/4, और लोअर लिमिट तो 0 है तो वैसा लिखने का भी मतलब कोई नहीं है। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा 2 पाई r/4/4। ओके, और सिग्मा की वैल्यू क्या है गाइस, सिग्मा की वैल्यू, डिस्क की बात चल रही है अब, सिग्मा की वैल्यू देखो m/πr², तो m/πr² रखा तो पाई कैंसिल हो गया, r² r/4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो बचा हमारा बस mr², ऊपर mr² और नीचे 2 बचा। ओके, और यही फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनर्शिया ऑफ डिस्क। ओके, बहुत आराम से गाइस, बस ये चीजें याद रखो कि हमें पहले रिंग का फाइंड करेंगे, और रिंग का फाइंड करके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और साथ में लिमिट भी लिखेंगे, कांस्टेंट चीज को बाहर निकालेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो r/4 मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, फिर इसका लिमिट अप्लाई कर देंगे, काम हो गया, समझ में आए। अब इसके बाद गाइस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में 2 चीजें याद रखो। सबसे पहले पैरेलल की बात कर रहा हूं, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोला जाता है, क्योंकि इस पे ही बॉडी रोटेट हो रहा है। तो गाइस हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ ट्रिक्स आपको बताना है कैसे याद रखना है। तो गाइस सबसे पहले ना देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुल मिला के 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये ट्राइंगल का भी फाइंड करना है, ये ट्राइंगल का भी फाइंड करना है। क्लियर बात, हमें दोनों ट्राइंगल का फाइंड करना है, दोनों ट्राइंगल का। तो देखो हमने कैसे किया है, सबसे पहले ये देखो ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा, चलो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, OPM। तो देखो इस पार्टिकल का मोमेंटम इनर्शिया फाइंड करना है यहां से। तो मोमेंटम इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस पार्टिकल का मोमेंटम इनर्शिया फाइंड करना, तो मोमेंटम इनर्शिया I ऑफ O, एक छोटू सा पार्टिकल का फाइंड करना है, इसलिए मास को हम dm लेंगे इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर हमारा क्या है, देखो डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या नाम दिया, OP। फॉर्मूला यही होता है ना, मोमेंटम इनर्शिया का फॉर्मूला यही होता था, I = m × r²। r² मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ क्या है OP, इसलिए हमने dm OP² लिख दिया। अब गाइज आप सभी को पता है हमें तो कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए हम क्या लगेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन भी अप्लाई करेंगे। ये देखो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करके हमने निकाला तो ये हो गया I ऑफ नॉट, और इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि आगे हमें हेल्प होने वाला है। अच्छा ये तो पहले से लिखा हुआ है, ये देखो I ऑफ नॉट dm × OP²। ये देखो तो सेम चीज गाइस,
जो इस पे हमने अप्लाई किया, अब छोटा वाला एक और ट्रायंगल था, ये देखो छोटा वाला एक और ट्रायंगल जिसका नाम है सी। अब इसके लिए कैसे बनेगा, आई ऑफ सी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, मतलब पहले आई ऑफ सी, पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहे, बस इस पॉइंट यहां से इस एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जो मास लेंगे छोटू सा मास लेंगे। तो आई ऑफ सी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस क्या है, सीपी, सीपी स्क्वायर। अब गाइस क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई किया और वापस निकाल लिया तो ये हो गया कंप्लीट बॉडी का आई ऑफ सी इंटीग्रेशन। इस साइड का हम नहीं निकालते क्योंकि हम आगे बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे सीपी स्क्वायर। ये देखो वैसा ही, ये देखो पहले आई ऑफ ओ का निकाल लिया, आई ऑफ सी का निकाल, पहले इसका निकाल लिया देन इसका निकाल लिया। अब ये दोनों निकालने के बाद गाइस हम क्या करते हैं पता है, पहले बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर देन इसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर। ये देखो ये वाला पहला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम ओ पी एम, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो ये हमारा हाइपोटेनस क्योंकि 90 है ये, ओके हाइपोटेनस ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर वन साइड प्लस अनदर साइड, ओके। ये देखो बट गाइस ये यहाँ एक और है, ये देखो सी भी है। तो गाइस ये जो ओ एम स्क्वायर है ये दो लोगों से मिलकर बनता है ओ सी प्लस सी एम स्क्वायर। फिर से मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा, एक्सपांड करने के बाद गाइस यहाँ देखो एक और मिलता है सी एम प्लस पी एम स्क्वायर। तो गाइस देखो इसमें एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वाला छोटू वाला ट्रायंगल, ये वाला सी पी एम, इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस वन साइड प्लस अनदर साइड, वन साइड प्लस अनदर साइड। तो देखो इसका हाइपोटेनस सीपी स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस क्या है सीपी स्क्वायर, वन साइड प्लस अनदर साइड, सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर क्या आ गया, सीपी स्क्वायर। ये देखो सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीपी स्क्वायर। ये देखो सीपी स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब गाइस हम क्या करेंगे, ये पूरा वाला पार्ट, ये देखो ओपी स्क्वायर ओसी स्क्वायर टू ओ सी सी एम, और ये पार्ट के जगह पे हमने क्या लिख दिया सीपी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट के जगह पे हम इंटीग्रेशन डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन डीएम, यहाँ भी इंटीग्रेशन डीएम, और ये पूरे पार्ट पे इंटीग्रेशन डीएम, और ये लास्ट वाले पे इंटीग्रेशन डीएम। गाइज ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो ये खत्म, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, जीरो। इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम कहीं तो दिख रहा है, देखो इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम क्या होता है, आई ऑफ ओ लिख दिया, ओके इसलिए तो हमने फाइंड की लिख दिया। फिर ओसी स्क्वायर डीएम, ओसी स्क्वायर डीएम, ये देखो ये क्या होता है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसलिए ये ओसी डिस्टेंस है, इसलिए इसको हमने बाहर निकाल लिया, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट वाले को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। और अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम होता है, इंटीग्रेशन वन डीएम क्या होता है, एम होता है, और ये वाला सेंटर ऑफ मास का पार्ट है तो ये जीरो हो गया। और इंटीग्रेशन सीपी स्क्वायर डीएम, देखो इंटीग्रेशन सीपी स्क्वायर डीएम क्या होता है, आई ऑफ सी, ये देखो आई ऑफ सी। अब गाइस ये देखो पूरा का पूरा हो गया, जीरो हटा दो निकल गया। यही होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करूं तो गाइस देखो अपने को निकालना क्या, पहले क्लियरली मैं एक ही बार में बता देना चाहता हूं। ये देखो आई ऑफ जेड इक्वल टू आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई निकालना है, ओके। अगर आपको आई ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करने का पता है, इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई स्क्वायर करने का। अगर आई ऑफ वाई फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर करने का। देखो जस्ट उल्टा, देखो ये देखो एक्स का निकालना था तो वाई मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। अब गाइस आई ऑफ जेड, एक्स का निकल गया वाई का निकल गया। अब जेड कैसे निकालेंगे, सेम वैसे इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अगर यहाँ देखोगे ये देखो ये देखो सॉरी आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो मैं ये पीछे ले लेता हूँ, नहीं ये देखो ये जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है एक तरह से गाइस, ये क्या हमें दिखाई देता है, ये मैं ऐसा बना के सीधे बना के दिखाता हूँ तो आपको समझेगा। ये गाइस 90 का एंगल है, क्या हो गया 90, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और ये हो गया वन साइड प्लस अनदर साइड, तो वन साइड ये एक्स है, अनदर साइड वाई है। तो देखो ये, तो इस आर के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा, ये वाला एक्सिस एक्स होता है, ये वाला एक्सिस वाई होता है, तो ये 90, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और इसको हमने क्या लिया, आर लिया है। अब बस इसके जगह पुट करो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या आएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो बस इसके जगह पे आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर। अब देखो गाइस, इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर क्या है, आई ऑफ एक्स। ओके, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर क्या है, आई ऑफ वाई। ओके, इक्वल टू आई ऑफ जेड। देखो निकल गया आराम से, एक झटके में गाइस, एक झटके में, समझा। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फॉर्मूला याद रखना गाइस, ये बहुत काम का है, आता है बहुत बार। अब लास्ट टॉपिक, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है गाइस, अगर कोई बॉडी, अगर मान लो एक सरफेस है जिस बॉडी पे बॉडी आगे ऐसे मतलब रोल्ड होते हुए रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते समय अगर आगे बढ़ रही है, मतलब वो ऐसे चल भी रही है, ओके, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम भी रही है, मतलब रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, साथ में आगे भी जा रहा है। तो अगर कोई बॉडी आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है मतलब ट्रांसलेशन मोशन, और गोल गोल घूम रहा है मतलब रोटेशनल मोशन। तो जिस बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब आगे भी जा रहा है मतलब ट्रांसलेशन, और गोल 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 घूम रहा है तो रोटेशनल, जिस बॉडी में ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों होता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन का कभी कभार हमें एनर्जी फाइंड करने के लिए आता है, टोटल एनर्जी, जो कि बहुत सिंपल है, ई ट्रांसलेशन ई रोटेशन। ट्रांसलेशन मतलब वो नॉर्मल वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल, क्योंकि किसी भी बॉडी में मोशन के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv²। रोटेशनल मोशन, अब रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एम को एम, देखो गाइस रोटेशनल मोशन में एम रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और वी लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो ये हो गया, एम रिप्लेस हो गया आई से, वी रिप्लेस हो गया ओमेगा से। अब गाइस देखो वी, आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो वी के जगह पे ये स्क्वायर है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया, और आई के जगह पे अभी हमने देखा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, फॉर्मूला के इक्वल टू √I/m, ये होता है। अब मुझे अगर गाइस आई के जगह पे रिप्लेस करना है, इस आई के जगह पे चेंज करना है, तो आई की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा I/m, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया m, तो I इक्वल टू k²m आ गया, तो इसलिए I की जगह पे k²m आ गया। अब देखो गाइस क्या करना है पता है, दोनों में से जो सेम वैल्यू है उसको निकालना है, और साथ में r² भी निकालना है, क्योंकि हमारा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट देखोगे ये तो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखोगे इस साइड तो r, इधर देखो 1/2 है, इधर भी 1/2 है, इधर m है, इधर भी m है, इधर ओमेगा स्क्वायर है, इधर भी m ओमेगा स्क्वायर है। बट दोनों में से r² भी हमें कॉमन निकालना है, बट इधर r² दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हमें खुद से अगर लाना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर भी r² से, नीचे भी r² से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो सब निकल गया, 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, ये सभी यहाँ से देखो 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर से भी r² बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो इस साइड कुछ नहीं बचा, तो ये 1 ले लिया, इधर 1/2 बाहर जा चुका है, ओमेगा स्क्वायर बाहर जा चुका है, m बाहर जा चुका है, बस क्या बचा है k²। ऊपर से r² जा चुका है तो नीचे डिवाइड में r² बचेगा, समझ में, ये हमने खुद से लिया हुआ है, खुद से। तो ऊपर वाला r² जा चुका है, इसलिए नीचे r² बचा, तो ये हो गया हमारा। अब गाइस हम कुछ और चेंजेस करेंगे, ये देखो ये वाला m ओमेगा स्क्वायर, m या तो m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे छोड़ो, ये देखो ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, बट ओमेगा को हमें रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, ओमेगा को, तो r डिवाइड में आ जाएगा, तो v/r, इस ओमेगा की जगह v/r, तो v²/r², तो r² कैंसल गयो, तो 1/2 mv² हो गया। ओके, सब चीजें बहुत आराम से। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल्ड हो रही है। अब इसके बाद ये देखो गाइस, ये लिख दिया। अब रोलिंग मोशन इंक्लाइन बॉडी का मतलब हमें इसका स्पीड फाइंड करना है। स्पीड फाइंड करने के लिए गाइस आप सभी ए और बी गाइस, सिंपल सी बात है, जितना पोटेंशियल एनर्जी इधर होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इधर होगा, क्योंकि जहां काइनेटिक बढ़ता है वहां पोटेंशियल कम हो जाता है, जहां पोटेंशियल बढ़ता है वहां काइनेटिक कम हो जाता है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना ही बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगा, इसलिए ये दोनों इक्वल लिखा हुआ है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रोलिंग बॉडी का अभी हमने निकाला, ये देखो ये अभी निकाला, लिख दिया, दोनों साइड से mm क्या हो गया, कैंसल, ये 2 इधर चला गया तो ये हो गया 2gh। अपने को क्या निकालना, v निकालना है ना, तो ये वाले पार्ट को इधर लेके आ गए। अब v², अभी भी v² है, स्क्वायर इस साइड लेके गया तो रूट हो गया, ये हो गया रूट, तो फॉर्मूला गया 2gh/1 + k²/r² हो गया गाइस। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का न्यूटन बाबा का
जो हमारा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, वो यूज करना है। क्या फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये एक्सेलरेशन निकालना है, ए निकालना है गाइस। अब इनिशियली बॉडी रेस्ट में होता है, तो इसलिए ये u क्या हो गया, 0 हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as बचा। अब गाइस ध्यान देना एकदम अच्छी तरीके से, यहां से मजा आएगा। अब v अभी हमने v निकाला, ये देखो v निकाला ना, ये देखो, बट वहां स्क्वायर है इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल होके बाकी चीजें हमने लिख दी है, देखो रूट कैंसिल हो गया, बाकी हमने चीजें वही लिखी, v के जगह पे स्क्वायर था इसलिए रूट कैंसिल हो गया, तो 2gh अपॉन ये। अब दोनों साइड से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और अपने को निकालना है कि अपने को a निकालना ना, ध्यान रखो। अब गाइस इसके जगह पे एक और हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, इस h की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं। h कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ है, बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे आ रही है, इंक्लाइंड सरफेस पे से आ रही है, तो गाइस हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो गाइस ये एंगल सरफेस के साथ, अब यहाँ साइन थीटा अप्लाई किया, साइन थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट h है, हाइपोटेनस s, तो s को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, h। तो यहाँ एक और चेंजेस करना, याद रखो, ये याद रखना, तो h की जगह पे हमने क्या लिख दिया, s साइन थीटा। अब दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल, और a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके गाइस, तो 3 डेरिवेशन इसके अंदर ये है। एक कभी कभार गाइस हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये आता है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है गाइस। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बॉडी पे कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करूं, इसका मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी पे कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करूं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम, सही बात है ना यार, कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई मतलब मैं टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा, जो बॉडी जैसा है वैसा ही चल रहा है। अगर मुझे ये फैन चल रहा है, इस फैन की स्पीड को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे इस पे टॉर्क, मुझे अगर बढ़ाना है मान लो, तो मुझे टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा, टॉर्क बढ़ाऊंगा तो ही होगा ना। पर अगर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं तो जैसा वैसा ही रहेगा ना। इसलिए जिस कंडीशन के अंदर टॉर्क 0 हो जाता है, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, उस कंडीशन के अंदर हमारा कांस्टेंट क्या हो जाता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है गाइस। क्यों कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट को तभी चेंज करता है जब उस पर फोर्स लगता है, ये आपने पहले पढ़ा, तो सेम वैसे ही समझ लो। अगर टॉर्क 0 है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो उसी से रिलेटेड डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा गाइस। इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ, इसलिए मैंने उस पर वेक्टर लगाया हुआ है। अब देखो गाइस, ये देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, u क्रॉस v, ये वाला फॉर्मूला आता है। एक बार हम एक टर्म को ऐसे ही रखते हैं, दूसरों को हम दूसरे पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर एक टर्म को ऐसा ही रखते हैं, दूसरे पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं ना u इंटू वी रूल में, u इंटू वी। बट ये क्रॉस लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ क्रॉस यूज होने वाला। अब गाइस देखो p अपॉन टी, यहां मैंने करके दिखाया। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, f। इसीलिए गाइस ये पूरे के जगह पे नीचे f लिखा हुआ है, वो देख लो। ये हमारा मोमेंटम है जो हमने पढ़ा था। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसलिए देखो ये m ऐसे, इसके जगह एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। फोर्स ही हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी है, बार दे दिया, देखो r और ये बार। ओके, पता नहीं ये कैसे है फॉर्मूला, हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला। एक को ऐसे रखो, दूसरे पे डेरिवेटिव अप्लाई करो, फिर प्लस, फिर अब दूसरे को ऐसे रखो और एक पे क्या करो, डेरिवेटिव अप्लाई करो। अब देखो गाइस फिर से, अभी बताए ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू बी बार। m ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर बार नहीं दिया हुआ है। अब देखो गाइस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसलिए जगह v बार आ गया। अब गाइस v बार क्रॉस b बार, b बार क्रॉस b बार क्या होता है, 0 होता है, ये 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। सेम i बार क्रॉस i बार, j बार क्रॉस j बार, k बार क्रॉस k बार, याद होगा। इसलिए ये टर्म 0, अगर ये टर्म 0 हो गया तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। और r इंटू एफ क्या होता है, हमारा टॉर्क होता है। तो वही चीज हमने प्रूफ कर दी कि जिस केस के अंदर टॉर्क 0 है, उस केस के अंदर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है कांस्टेंट होता है। ओके, इतनी सब चीजें गाइस हमने यहाँ आपको बता दी। अब चलते आगे की तरफ, थोड़ा अगला गाइस थोड़ा सा है, बस इसमें इतना याद रखो, जिस केस के अंदर अगर बहुत डिटेल में जाके समझना तो मेरे डिटेल लेक्चर को देख लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो, जिस केस के अंदर
हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, उस केस के अंदर हमारा जो ओमेगा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। ओके, कैसे, चलो थोड़ा बता ही देता हूं। अगर मैं हाथ ऐसे बढ़ा देता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किससे बनता है, mr स्क्वायर से, mr स्क्वायर से बनता है r। तो अगर डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस r मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस से बढ़ गया तो सिंपल कैलकुलेशन आपको पता है वैल्यू बढ़ जाएगी। तो गाइस अब जिस केस के अंदर डिस्टेंस बढ़ता है उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और जिसके अंदर मोमेंटम इनर्शिया बढ़ जाता है उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है। इसीलिए अगर डांसर को अपने स्पीड को कम करना है तो हाथों को खोल लेती है, हाथों को खोल लिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है, इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर स्पीड को बढ़ाना है तो दोनों हाथों को क्लोज कर लेगी, दोनों को हाथों को क्लोज कर लिया तो हमारा जो होगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसी रिलेशन से रिलेटेड ये सभी चीजें, स्विमिंग पूल वाला ये सब। और इस तरह से गाइस ये पूरे के पूरे पार्ट को मैंने एक झटके में खत्म किया। गाइस ये देख के अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं, जैसे ही आप ये टारगेट फटाफट पूरा करो, और हम मिलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के चैप्टर की तरफ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।